हम हिंदू राष्ट्र को हराएंगे, अपने घर में हम झंडा गाड़ने नहीं देंगे। इस फासीवाद और इस हिंदू राष्ट्र की राजनीति को अब हम समझने लगे हैं कि ये कम्युनलिज्म तो है, सांप्रदायिकता तो है, जैसे अलग नाम देना चाहिए, ये हिंदू सुप्रेमेसिज्म है, हिंदू प्रभुत्व की राजनीति है। कोई भी मुसलमान इस देश में अब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू प्रभुत्व क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरकार में फर्क दिखाई ही नहीं देती। मुश्किल हो गया है ये कहना कि क्या सरकार है और क्या कैपिटलिज्म है। दौर बदलता है, दौर की ये पुरानी आदत है और हम इस ट्रैप में न पड़ें। As we all know, this is an unprecedented time for our country. There is a complete subversion of the constitution, the selling of India's public assets to private capital, the privatizing of higher education, innumerable physical attacks against Dalits and religious minorities, especially Muslims. साल रहते आए हैं, इसके बारे में आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल में इस दहशत के तरह तरह के आयाम पे बहुत काम हुआ है। क्या ये फासीवाद है? और अगर फासीवाद है, जो अब तक हम सब सहमत हैं कि ये एक तरह का फासीवाद ही है, तो ये हिंदुस्तान में जो फासीवाद है ये जर्मनी और यूरोप में 1930 के दशक में जिस तरह का फासीवाद था उससे किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह वो एक ही तरह की है, इस पे काम हुआ है। इस फासीवाद और इस हिंदू राष्ट्र की राजनीति को अब हम समझने लगे हैं कि ये कम्युनलिज्म तो है, सांप्रदायिकता तो है, जैसे प्रोफेसर मुखर्जी ने अभी हमें बताया, लेकिन सांप्रदायिकता से भी आगे ये इसको हमें एक अलग नाम देना चाहिए। ये हिंदू सुप्रेमेसिज्म है। ये सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं है, ये हिंदू सुप्रेमेसिज्म है। इसका मतलब है कि हिंदू प्रभुत्व की राजनीति है और तो इसके अलग अलग आयाम हैं और हम जो लोग जो समुदाय इस राजनीति से हाशिए पे किए गए हैं उस पे हमने ध्यान दिया है। हम जानते हैं किस तरह मुसलमानों को एक तरह का एक वो बनाया गया है जिससे कि कोई भी मुसलमान इस देश में अब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। और हम ये भी जानते हैं कि औरतों और दलितों पे किस तरह की हिंसा हुई है, खासकर औरत जो मतलब कोई भी औरत जब अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाहती है या अपनी यौनिकता को पे काबू रखना चाहती है तो उस पे वो इस तरह का लव जिहाद टाइप का जो के झूठ जो फैलाए जाते हैं वो क्या है, वो औरतों को काबू में रखने की कोशिश है। तो ये तरह और फिर अर्थव्यवस्था को हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू प्रभुत्व कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म को इस पॉइंट पे लाया है कि अब क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरकार में फ़र्क दिखाई ही नहीं देती। मतलब मुश्किल हो गया है ये कहना कि क्या सरकार है और क्या कैपिटलिज्म है। तो ये सब हम जानते हैं और इस पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन हम इस एनालिसिस को और इस आलोचना को इस तरह करते आए हैं या हमें करना चाहिए कि हम विश्वास करते हैं कि ये इस दौर से हम गुजरेंगे। ये दौर बदलता है, दौर की ये पुरानी आदत है। ये मैंने अभी एक टीवी सीरियल में सुना, शायद वरुण ग्रोवर के शब्द हैं ये। दौर बदलता है, दौर की ये पुरानी आदत है। तो हम ये मान के चलते हैं कि दौर बदलेगा और फिर हमें पाश के शब्द याद रखना चाहिए कि सबसे खतरनाक है सपनों का मर जाना। तो उन सपनों को हम कैसे जीवित रखेंगे और हम इस ट्रैप में न पड़ें कि हिंदू राष्ट्र को हराने से हम अपनी सारी मुश्किलें हमने हल कर दी। नहीं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, हमारे सामने, लेकिन हमें आगे हमारे सपने क्या होंगे, आगे की दुनिया कैसी होगी, इस पे हमें हमेशा अपनी दृष्टि को उस पे टिकाना चाहिए ताकि हमें एक अलग दुनिया की संभावना हमेशा हमारे सामने रहे। इसीलिए अनहद के जो ये लेक्चर सीरीज़ जो था, मुझे बहुत ही
बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सिग्निफिकेंट इसीलिए लगा क्योंकि ये सिर्फ अब इस दौर की एनालिसिस नहीं थी, ये सपनों के बारे में था, री इमेजिनिंग इंडिया, रिक्लेमिंग इंडिया, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम किस तरह लड़ेंगे। तो मैं अपनी बात को बहुत छोटी सी रखूँगी क्योंकि कई लोग हैं। मैंने सोचा अपने ऐसे से मैं इस किताब में जो ऐसे है उससे मैं 2-3 सेंटेंस कुछ सेंटेंस पढ़ूँगी और फिर एक और बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। तो मेरा निबंध जो है इस संकलन में, उसका शीर्षक है सम फेमिनिस्ट ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर। आगे के लिए नारीवादी सपने क्या हैं। तो मैंने इस तरह लिखा था कि एज वी ऑल नो दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम फॉर आवर कंट्री। देयर इज़ अ कंप्लीट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेलिंग ऑफ इंडियाज़ पब्लिक एसेट्स टू प्राइवेट कैपिटल, द प्राइवेटाइजिंग ऑफ हायर एजुकेशन, innumerable physical attacks against Dalits and religious minorities, especially Muslims, policing of women, and the use of labels like love jihad to basically control women's sexuality and mobility, to name just some of the kinds of violence we face today. Even the pandemic and the lockdown, we know, were weaponized in order to push through the dual agenda of this regime. So this regime has a dual agenda of establishing a violent authoritarian Hindu Rashtra and promoting crony capitalism. But today I would like us to dream of beautiful things, of another world, of other worlds, of something hopeful for the future. तो फिर मैंने इस निबंध में 2-3 मुद्दे उठाए हैं। मैं उसके बारे में अभी ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बात करूँगी, लेकिन एक नारीवादी दुनिया के बारे में जब हम सोचते हैं तब हम जाति के बारे में भी जातिवाद के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम कैपिटलिज्म के बारे में भी बात कर रहे हैं। नारीवाद जो है, नारीवादी पॉलिटिक्स जो है, वो सिर्फ पितृसत्ता के बारे में नहीं है और ना ही वो सिर्फ तथाकथित औरतों के बारे में है, वो जेंडर के बारे में है, वो एक तरह ऑफ कोर्स पितृसत्ता के बारे में है, लेकिन जातिवाद और कैपिटलिज्म भी इसमें शामिल है और हिंदू राष्ट्र के विरोध लड़ना भी इस फेमिनिस्ट ड्रीम में शामिल है। तो फिर मैंने 3 मुद्दे इस निबंध में उठाए हैं और आखिर में मैंने ये कहा कि इन शॉर्ट टू कंक्लूड वी विल बिल्ड अ वर्ल्ड इन विच वी वर्क फ्रॉम आवर पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेसेस आउटवर्ड्स. That is, from the personal and private spaces in which we are located, we move outwards. We refuse to participate in the assembling of the current social order. We just keep dismantling it one layer, one thread at a time, and gradually the very ground shifts. और एक दिन पता भी नहीं चला कि कैसे बदलाव आया। तो जब बहुत ही निराश और जब बहुत ही अपने आप को हताश महसूस करते हैं, आप ये छोटी सी बात याद रखिए, जो मेरे दोस्त हैं जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही वो 30-32 इस तरह के हैं। मेरी नज़र में बहुत ही यंग है, वो बहुत ही जवान है। और एक बार उन्होंने मुझसे कहा, एक्चुअली वो एक परफॉर्मेंस कर रही थी, कबीर के गाने गा रही थी, पाखी नाम है उनका। और ये परफॉर्मेंस करते करते उन्होंने ये कहा कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा घर इतना बिखरा पड़ा हुआ है, इतनी क्योंकि हम बहुत बिजी रहे, उनके पार्टनर और वो बहुत बिजी रहे और इसीलिए घर बिल्कुल उथल पुथल, कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा था, बिल्कुल क्रेजी था घर। और वो एक दिन उसको लगा कि अब इसको कैसे साफ करें, कहाँ से शुरू करें, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब तो मैं हाथ से निकल गया ये घर, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। तब उनके पार्टनर ने उनसे कहा, चलो एक कोने से शुरू करते हैं। और फिर उन्होंने एक कबीर का दोहा सुनाया। बस उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये कहा और फिर गाना शुरू किया उन्होंने। और ये मुझे लगा कि ये हमारा नारा होना चाहिए, हम अपने कोने को साफ रखेंगे, चाहे आज
के माहौल में अपने घर में हम झंडा गाड़ने नहीं देंगे। अपने हाउसिंग सोसाइटी में बार बार ईमेल लिखेंगे हम अपनी मैनेजिंग कमेटी को, और ऐसे लोग कर रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई अपनी मैनेजिंग कमेटी को चिट्ठी, हमने भी लिखा है, चिट्ठी लिख रही है कि आपने कैसे, आपने हमसे बात की, आपने कैसे ये सोच लिया कि कॉमन जगह पे झंडा गाड़ेंगे। तो इस तरह का हम जहाँ जिस कोने में हैं, हम अपने कोने को साफ रखेंगे, और हम इस तरह से हम और इस तरह करने वाले लोगों की तादाद बहुत है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं बस यही वो कर रहे हैं। हर जगह, हर जो हम लोगों को जानते भी नहीं हैं, वो सब अपने अपने कोने को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने अपने कोने को साफ रखते 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 हम इस दौर से गुजरेंगे, और हम हिंदू राष्ट्र को हराएंगे, और हम बाकी और जो हमारे सवाल हैं उस पर हम नज़र डालेंगे। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।